सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों के सामने एक नए विषय को लेकर के आया हूं, जो कि है हिंदी विषय। जैसा कि दोस्तों आप उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें विशेष रूप से आप पटवारी और लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो पेपर होगा उसमें 30 नंबर की हिंदी भी आपके सामने आएगी और हिंदी का एक अपना विशेष रोल रहेगा। तो 30 नंबर की जो हिंदी आएगी दोस्तों, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस या फिर उत्तराखंड टीईटी कहीं भी आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ पर भी लगभग लगभग 30 नंबर की हिंदी आती है। तो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो वीडियोज़ हो जाती है हमारी हिंदी विषय की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथ ही साथ मैं आपको उत्तराखंड की वीडियो भी लेते हुए चलूँगा और एक दिन छोड़कर एक दिन हिंदी की भी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का। जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो यहाँ पर बहुत सारी हमारे सामने ऑप्शन आए हुए हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो, सबसे पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो जो लिखी है वो लिखी है आपकी चंद बरदाई ने। किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। ठीक है, तो चंद बरदाई ने लिखी है। और चंद बरदाई दोस्तों आपके जो थे, ये आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे हैं। तो जो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, आल्हा के रचयिता का नाम है। तो आल्हा एक साहित्य है जो कि डिंगल पिंगल लैंग्वेज में लिखा गया था। और परमल एक कवि, मतलब एक राजा थे, उनके दरबारी थे कोई कवि। तो यही पूछा जा रहा है कि आल्हा के रचयिता का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप अपने मुंह से बोलिएगा, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं कि आल्हा के रचयिता का नाम है ए श्रीधर, बी केदारनाथ, सी चंद्रबरदाई, डी जगनिक। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, वो है डी जगनिक। जगनिक ने आल्हा लिखा है। और ये परमल के क्या है, महोबा के शासक थे परमल, उनके दरबारी कवि भी रहे हैं। तो जगनिक ने आल्हा लिखा है। इससे पहले हमने चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो चरित्र चित्रण देखा था, जो कि आदिकाल का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए। जो हिंदी का जो विकास हुआ था वो आपका हुआ था इस तरीके से। आपका सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद आपका आता है पाली, फिर आपका आता है प्राकृत, फिर आपका आता है अपभ्रंश, और फिर आपका अवहट, और फिर पुरानी हिंदी, नई हिंदी, इस तरीके से आपका चलता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी शौरसेनी अपभ्रंश या डी मागधी। तो इसका एग्जैक्ट जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कि जो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है संस्कृत। और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है दोस्तों। तो हिंदी की उत्पत्ति भी किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष को जानने से पहले दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि राजभाषा जो हमारी है, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 में राजभाषा की बात की गई है। और 344 में 344 में राजभाषा आयोग को बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अनुच्छेद 344 को ही आधार मानते हुए, यानी कि अनुच्छेद 344 में जो जो शर्तें रखी गई थी उसके ही आधार पर जून
1955 में, जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर यहीं पर से हो गया कि राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो आप कहेंगे 1955 में, जून 1955 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो जून 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया उसके जो अध्यक्ष थे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए बीजी खेर, बीजी खेर का मतलब बाल गंगाधर खेर, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी इंसाअल्लाह खां। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको भी पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, तो शॉर्टकट में बीजी खेर आप याद रखेंगे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर और राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में अनुच्छेद 344 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका मैथिली, बी है अवधी, सी ब्रज और डी है खड़ी बोली। तो अवध यानी कि अयोध्या, ब्रज जहाँ पर मथुरा, खड़ी बोली लगभग लगभग उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और मैथिली जो भाषा है दोस्तों वो मुख्य मिथिला की है और मिथिला पड़ता है आपका बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी भाषा नहीं बोली जाएगी? ऑप्शन नंबर ए मैथिली है दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि हिंदी की राजभाषा भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि आपकी देवनागरी होगी। ठीक है ना, तो ये साफ साफ कहा गया है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 343 से हमें क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए सौराष्ट्री, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी, डी ब्राह्मी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो है बी देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है दोस्तों इसमें हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, इसके अलावा आपका मराठी लिखी जाती है और नेपाली लिखी जाती है। तो ये चार भाषाएं ऐसी हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं दोस्तों। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की जो उपभाषाएं हैं दोस्तों काफ़ी सारी उपभाषाएं हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पूर्वी हिंदी, बी राजस्थानी, सी मराठी और डी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो जो हिंदी की जो उपभाषा नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। मराठी महाराष्ट्री भाषा की उपभाषा है मराठी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है। तो हिंदी की उपभाषा पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, लेकिन मराठी नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? तो देशज भाषा का मतलब जो हमारे देश की ही अपनी रही है। तो भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें पता है कि हिंदी का विकास जो हमारी जो मेन भाषा हिंदी है, हिंदी का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से। और संस्कृत हमारी वैदिक भाषा भी रही है। तो जो भारत की प्रथम देशज भाषा हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हंस पत्रिका के संस्थापक थे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ए प्रेमचंद्र, बी निराला, सी धर्मवीर भारती और डी अज्ञेय। तो मैं आपको इसका क्लियर आंसर बता देता हूँ दोस्तों। हंस पत्रिका के जो लेखक हैं वो हैं ए प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा हमने, उपन्यास सम्राट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने ही हंस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और ये जो हंस पत्रिका जो दोस्तों आई थी ये 1930 ईस्वी में आई थी। ठीक है, 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका को स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? प्रेमचंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु ने यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ए हिंदी प्रदीप, बी इंदु, सी कविवचन सुधा और डी भारत बंधु। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो मुख्य रूप से जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कविवचन सुधा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और ये जो कविवचन सुधा है दोस्तों, जो इसका
स्टार्ट किया गया था ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, वो किया गया था 1867 में। 1867 में कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन स्टार्ट किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ। तो जैसे वैदिक काल भारत में शुरू हुआ दोस्तों, वैसे ही आर्य भाषा भी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ किस वर्ष शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1600 ईस्वी पूर्व, बी 1500 ईस्वी पूर्व, सी 1400 ईस्वी पूर्व और डी 1300 ईस्वी पूर्व। तो जो वैदिक काल चला था दोस्तों, वो हमारा चला था 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, और 500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। तो आप इस हिसाब से हम क्लियर कह सकते हैं कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी 1500 ईसा पूर्व। और कब तक चला, तो 500 ईसा पूर्व तक आर्य भाषा चली थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी दोस्तों, हिंदी का जो विकास हुआ है, जैसे सौरसेनी है, इसी प्रकार से पैचासी है, ठीक है, उसी प्रकार से ब्राचड़ है, महाराष्ट्री है, मागधी है, अर्धमागधी है। तो ये जो पूर्वी हिंदी का मतलब जो हमारा कौन सा वाला क्षेत्र है, जैसे मणिपुर, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका विकास किससे हुआ था। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए है पैचासी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी सौरसेनी अपभ्रंश से, डी मागधी अपभ्रंश से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर करा दूंगा, पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई थी तो वो हमें क्लियर हो जाएगा। जो ये मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश से आपकी कौन कौन सी भाषाएं हुई थी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, और एक उड़िया हो गई थी और एक असमी भाषा हो गई थी। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा हुई मगधी अपभ्रंश से विकसित, ठीक है। सौरसेनी में दोस्तों आपकी क्या आ जाती है, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, ठीक है, और आपका पहाड़ी जो भाषा है, और ये आपकी पश्चिमी हिंदी जो भी आती है, पश्चिमी हिंदी ये आती है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। गुजराती और आपका राजस्थानी, पहाड़ी, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। इसी प्रकार से पैचासी जो अपभ्रंश है दोस्तों, इससे आपका पंजाबी भाषा या सिंध भाषा का विकास हुआ। और ये जो पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई है वो हुई है दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, आप कहेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मानक हिंदी क्या है। तो मानक हिंदी को कई लोगों ने अपने अपने तरीके से समझा रखा है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में इसको समझा देता हूँ कि मानक हिंदी क्या होती है। मानक हिंदी वो कहलाती है जो कार्यालयीन भाषा होती है, जिसको कार्यालय में बोलने चालने में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आधुनिक जो हिंदी का जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से होते हुए गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मानक हिंदी का आधार क्या है, तो ऑप्शन है खड़ी बोली, बी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी और परिनिष्ठ हिंदी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए खड़ी बोली। तो मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली। आप इसको अपने माइंड में याद करके रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन एक ए है मगही, बी कन्नौजी, सी मेवाती और डी बघेली। तो दोस्तों यहाँ पर ये मगही, कन्नौजी और बघेली ये आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं, जबकि मेवाती मेवाड़ क्षेत्र की भाषा है जो कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप बोलोगे मेवाती, क्योंकि मेवाड़ वहीं पर है आपका राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि देवनागरी लिपि में मुख्य रूप से 4 भाषाएं लिखी जाती हैं दोस्तों। वो है आपका संस्कृत, उसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद आपका मराठी और उसके बाद आपका नेपाली। ये 4 भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर से हमें देखना है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नेपाली मिल गया है हमें, यही उत्तर हो जाएगा। बाकी सिंधी, पंजाबी, बांग्ला
की जो लिपि है वो दूसरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये नेपाली आपका क्या है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि में कौन कौन से लिखे जाते हैं, 4 भाषाएं हैं वो मैंने आपको बता दिया, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। तो मराठी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ आपके सामने लाता रहूँगा। आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।